बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूवर्स, आप देख रहे हैं शकीब एजुकेशन टीवी और मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद नवाज़। आज आपकी खिदमत में एक नया टॉपिक जिसका ताल्लुक़ यकीनन पाकिस्तान अफेयर्स के साथ है लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। और ये टॉपिक है पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री के हवाले से भी जो 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुई 1930 से लेके 1932 तक। आज हम इन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस के हवाले से बात करेंगे, ये क्यों हुई और इनमें क्या जो अचीवमेंट हो सकी कोई या नहीं हो सकी, इस हवाले से हम बहस करेंगे। ये मैंने पिछले अपने लेक्चर में भी आपकी खिदमत में अर्ज़ किया था कि जो 1919 का इंडियन एक्ट है उसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये वादा किया था कि 10 साल के बाद ये जो मोंटेग्यू-चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स हैं इनका एनालिसिस किया जाएगा, इनको इवेल्युएट किया जाएगा और हिंदुस्तान के लोगों के लिए नई इस्लाहात 1929 में दी जाएंगी 1929 में। इस मकसद के लिए 1927 में साइमन कमीशन हिंदुस्तान आया, जिसके बारे में हम एक लेक्चर ऑलरेडी डिलीवर कर चुके हैं और वो चैनल पे मौजूद है। उस साइमन कमीशन की जो फॉर्मेशन थी, उसकी जो कंपोजिशन थी, उसमें चूँकि एक भी हिंदुस्तानी शामिल नहीं था, इसका हिंदुस्तान की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ ने सिवाय शफ़ी लीग के, जो मुस्लिम लीग का एक फैक्शन था, इसके अलावा तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ ने उसका बाइकाट किया और उसके साथ तावन नहीं किया। साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट जो है 1930 में पेश की और उस रिपोर्ट से पहले 1928 में जो नेहरू रिपोर्ट है वो पेश आई। नेहरू रिपोर्ट पेश की गई और कांग्रेस जो है उसने हुकूमत बरतानिया से ये मुतालबा किया कि नेहरू रिपोर्ट को मनो-अन जो है वो एक्सेप्ट किया जाए और उसको इम्प्लीमेंट किया जाए, जबकि मुसलमानों ने या ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने उसको एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया। और इसके जवाब में क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 1929 में 1929 में अपने 14 पॉइंट्स दिए, जिनको इंडियन नेशनल कांग्रेस ने एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया। अब 1930 में जो साइमन कमीशन की रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट के तनाजुर में हुकूमत बरतानिया ने ये डिसाइड किया कि हिंदुस्तान के जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स हैं और प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व आउट करने की हिंदुस्तान की तमाम क़यादत को बरतानिया में बुलाया जाए और यहाँ पे उनको नेगोशिएशन के ज़रिए इस बात पे कहल किया जाए कि हिंदुस्तान के जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम्स हैं उनका कोई यूनानिमस सलूशन जो है, जो एक ऐसा हल जो मुतफ़िक़ा हो, जिसको तमाम सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी और तमाम एथनिक ग्रुप्स जो हैं और तमाम रिलीजियस ग्रुप्स और पॉलिटिकल पार्टी उसको एक्सेप्ट करें। इस हवाले से हिंदुस्तान की तमाम लीडरशिप को बरतानिया बुलाया गया और 3 कॉन्फ्रेंसेस जो हैं वो यके बाद दीगरे 1930 से लेके 1932 तक हुई, जिनमें हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशनल जो मामलात हैं उनको तय करने की कोशिश की गई। अब मैंने पहले जैसे अर्ज़ किया कि 1928 में जो नेहरू रिपोर्ट आई और उस नेहरू रिपोर्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए कांग्रेस की तरफ से प्रेशर डाला गया, जिसको यकीनन बरतानवी हुकूमत ने कबूल नहीं किया। तो इसके जवाब में गांधी जी ने जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की उस वक्त की क़यादत को लीड कर रहे थे, उन्होंने सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट जो है वो शुरू करने का ऐलान कर दिया। जब इधर बरतानिया में हिंदुस्तानी लीडरशिप को बुलाया जा रहा था, तो उस वक्त कांग्रेस जो है वो बाइकॉट पे चली गई। कांग्रेस ने सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट शुरू कर दी और लिहाजा इस मूवमेंट को काउंटर करने के लिए, इस एजिटेशन को रोकने के लिए बरतानवी हुकूमत ने जो तमाम कांग्रेस की लीडरशिप थी, इंक्लूडिंग जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी, उनको अरेस्ट कर लिया, उनको जेल में डाल दिया। जब ये पहली कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, ये कॉन्फ्रेंस 12 नवंबर 1930 को शुरू हुई और इसका जो अंजाम है वो 19 जनवरी 1931 को हुआ। यानी 12 नवंबर 1930 से लेके 19 जनवरी 1931 तक ये कॉन्फ्रेंस जो है ये जारी रही। लेकिन इस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस की लीडरशिप शरीक नहीं हुई। उसकी वजह ये थी कि मोस्टली लीडरशिप जो कांग्रेस की थी वो जेल में थी और ज़हरी बात है वो चूँकि सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट चला रहे थे और वो बरतानवी हुकूमत से ताउन करने के लिए तैयार नहीं थे, तो इसलिए कांग्रेस की लीडरशिप इस कॉन्फ्रेंस में शरीक नहीं हुई। पहली गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस जो है, जिसको हम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कहेंगे, इस कॉन्फ्रेंस में हिंदुस्तान से 72 नुमाइंदे जो हैं, उनमें तमाम कम्यूनिटीज़
के लोग थे, तमाम रिलीजियस कम्युनिटीज़ के और हिंदुस्तान के तमाम जो सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी हैं उन तमाम को रिप्रेजेंटेशन दी गई और प्रोविंसेस से भी लोगों को बुलाया गया, रिप्रेजेंटेटिव्स को बुलाया गया और इसी तरह जो प्रिंसली स्टेट्स थी वहाँ से भी प्रिंसेस को भी इस मकसद के लिए इनवाइट किया गया। मुसलमान नुमाइंदे जो मुस्लिम लीग की तरफ से इसमें शामिल हुए उनमें मौलाना मोहम्मद अली जौहर और मौलवी A.K. फजल हक, क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, सर आगा खान और इस तरह के सर मियां मोहम्मद शफ़ी जिनका ताल्लुक़ लाहौर से था, ये मुस्लिम लीग की तरफ से नुमाइंदे जो हैं ये शामिल थे। इस तरह बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ थी, हिंदू महासभा और दूसरे जो रिलीजियस ग्रुप थे उनकी तरफ से भी लोग वहाँ पे शामिल थे। प्रिंसली स्टेट्स जो थी उनमें कश्मीर, भोपाल, बीकानेर और इस तरह की जो तमाम रियासतें थीं, जो बड़ी बड़ी रियासतें थीं, वहाँ से रिप्रेजेंटेटिव्स को बुलाया गया और नेगोशिएशन का सिलसिला जो है वो शुरू हुआ। जैसे मैंने पहले कहा कि ये 12 नवंबर 1930 को कॉन्फ्रेंस का आगाज़ हुआ और 19 जनवरी 1931 तक ये कॉन्फ्रेंस जारी रही। अब इस कॉन्फ्रेंस में चूँकि कांग्रेस एक बहुत बड़ी जो मेजॉरिटी है लोगों की उसको रिप्रेजेंट करती थी हिंदुस्तान में, उसका मौजूद ना होना ही इस बात की दलील था कि शायद इसके जो इस कॉन्फ्रेंस की जो आउटपुट होगी वो इतनी कोई पॉजिटिव नहीं होगी। तो बहरहाल कुछ अमूर जो हैं उन पे इत्तेफाक राय हुआ, उनका मैं जिक्र करूंगा और जिन अमूर पर इत्तेफाक राय नहीं हो सका इस कॉन्फ्रेंस में उनको भी मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूंगा। एक जो चीज़ सबसे अहम थी जिस पर कॉन्फ्रेंस के तमाम मंदूबीन जो हैं, चाहे वो उनका ताल्लुक़ प्रिंसली स्टेट से था या चाहे वो मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ और मुख्तलिफ जो इंडियन सोसाइटी के जो रिप्रेजेंटेटिव थे वहाँ पे उनको रिप्रेजेंट कर रहे थे, उन सब का इत्तेफाक हुआ, वो था कि हिंदुस्तान को जो फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन होगा इंडिया का उसमें हिंदुस्तान को फेडरेशन डिक्लेयर किया जाए। वफाक का जो निज़ाम है, वफाकी या फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जो है वो हिंदुस्तान में इंट्रोड्यूस करवाया जाए। दूसरी बात जो तय की गई कि जो प्रोविंसेस हैं उनको ऑटोनॉमी दी जाएगी, यानी प्रोविंसेस जो हैं दैट विल बी कंप्लीटली ऑटोनोमस। और जब फेडरेशन होती है तो आपको पता है फेडरल सिस्टम में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर होती है, प्रोविंसेस के पास कुछ पावर्स होती हैं, कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं और कुछ फेडरेशन के पास होते हैं। और जो अच्छी फेडरेशन होती है उसमें मैक्सिमम जो ऑटोनॉमी होती है और मैक्सिमम पावर्स जो होती हैं वो प्रोविंसेस के पास होती हैं। सिर्फ 3-4 शोबे जो होते हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं, जैसे ख़जाना है, जैसे ख़ारजा अमूर का महकमा है और इसी तरह जो करेंसी है ये फेडरेशन के पास होती हैं, डिफेंस फेडरेशन के पास होता है। बाकी तमाम जो एजुकेशन, हेल्थ और बाकी तमाम जो एग्रीकल्चर वगैरह और तमाम बाकी जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो प्रोविंसेस के पास होते हैं। एक तो ये तय पाया कि फेडरल सेटअप होगा और दूसरी बात ये भी तय पा गई कि जो प्रोविंसेस होंगे वो ऑटोनोमस होंगे, उनको खुद मुख्तारी दी जाएगी। तीसरी बात, ये मुतालबा काफ़ी अरसे से ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की तरफ से चल रहा था और कांग्रेस ने भी किसी हद तक इसको उसमें जो नेहरू रिपोर्ट है उसमें एक्सेप्ट कर लिया था कि सिंध को अलहदा करके बम्बई से एक नया सूबा बनाया जाए। कांग्रेस ने गो कि इस पे नेहरू रिपोर्ट में कहा था कि इस हवाले से एक कमेटी बनाई जाए और वो कमेटी जो है वो देखे कि क्या ये वायबल होगा या नहीं होगा और उसकी रिपोर्ट के बाद अगर वो इसको समझती है कि ये पॉसिबल है तो इसको फिर अलहदा कर दिया जाए। लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का ये शुरू से ही मुतालबा रहा है और डिमांड रही है कि सिंध को मुंबई से अलहदा करके सूबा बनाया जाए। तो इस पहली कॉन्फ्रेंस में तमाम जो मंदूबीन थे, तमाम जो नुमाइंदे थे हिंदुस्तानी, उन सब ने इसमें एग्री किया, इस पर एग्री किया कि सिंध को मुंबई से अलहदा करके एक अलहदा सूबा खुद मुख्तार एक सूबा बना दिया जाए। सूबा सरहद जो है NWFP जो है, इसमें इस्लाहात की बात ये भी क़ायद-ए-आज़म के आप 14 पॉइंट्स जो हैं जो पिछला लेक्चर मेरा है उसमें आप देखेंगे तो ये एक पॉइंट मौजूद है कि मुसलमानों की तरफ से हमेशा ये मुतालबा किया जाता रहा कि जो सूबा सरहदी सूबा है, यानी जिसको NWFP कहा जाता है या उसको उर्दू में हम उसको सूबा सरहद कहते हैं, इसमें दूसरे सूबों के बराबर इस्लाहात की जाए, यानी इसको भी दूसरों सूबों के बराबर लाया जाए। तो ये बात भी इसमें तय पा गई कि सूबा सरहद जो है NWFP जो है इसमें भी दूसरे सूबों के बराबर इस्लाहात नाफिज की जाएं और जो कुछ दूसरे सूबों में पॉलिटिकली और सोशली अवेलेबल है और जो इस्लाहात वहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाई जा चुकी हैं वो इस सूबे में भी इंट्रोड्यूस करवाई जाएंगी। अब हम इस कॉन्फ्रेंस में जो जिन अमूर पे इख्तलाफ हुआ और जो तय नहीं हो सके उनकी बात करेंगे। तकसीम इख्तियारात के हवाले से बात
ये तय नहीं हो सकी। मसलन मैंने पहले कहा ना कि ये तो तय हो गया कि फेडरेशन होगी, और फेडरेशन में अब जो कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर होती है, मरकज़ और सूबों के दरमियान इख्तियारात की तकसीम होती है, तो लिहाजा इस कॉन्फ्रेंस में ये तय नहीं पा सका कि मरकज़ के पास कौन कौन से सब्जेक्ट्स होंगे और क्या पावर्स होंगी, और प्रोविंसेस के पास क्या क्या पावर्स होंगी। इस पे इख्तलाफ था। कुछ जो लोग हैं, कुछ मंदूबीन का ख्याल था कि फेडरेशन को, मरकज़ी हुकूमत को इंतहाई ताकतवर और मजबूत होना चाहिए, और जो प्रोविंसेस हैं उनके पास उस तरह की पावर्स नहीं होनी चाहिए। लेकिन कुछ मंदूबीन जो हैं उनका ख्याल था कि मैक्सिमम ऑटोनॉमी और मैक्सिमम पावर्स प्रोविंसेस के पास हों और मरकज़ के पास जो है वो पावर्स थोड़ी हों। तो इस पे इख्तलाफ हुआ। इसके अलावा एक इख्तलाफ इस बात पे था कि ये जो प्रिंसली स्टेट्स हैं, उनका तायुन, उनकी हैसियत का तायुन कैसे किया जाए, उनकी क्या हैसियत होगी फेडरेशन में। जब वो फेडरेशन पाकिस्तान, जब इसको फेडरेशन डिक्लेयर कर दिया जाएगा इंडिया को, तो फिर प्रिंसली स्टेट्स जो हैं इनकी हैसियत उसमें क्या होगी। इस पे भी इसकी हैसियत के हवाले से भी कोई तायुन नहीं हो सका, और ये भी एक मुतनाज़ा अमर रहा। मुसलमानों का मुतालबा था कि जुदागाना तरीका इंतखाबात जो है, राइट ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट है, ये मुसलमानों को दिया जाए, और जैसे ये 1909 से मुसलमानों को इसका हक दिया गया है, मुसलमान उसको कंटिन्यू करना चाहते थे। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की ये डिमांड थी, और दूसरे मुसलमान जो वहाँ पे उसमें शरीक थे इस कॉन्फ्रेंस में, वो भी यही चाहते थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली चूँकि बाकी जो हिंदू महासभा और हिंदू कौमियत की पार्टीज़ थी, कांग्रेस तो शामिल नहीं थी, लेकिन बाकी पार्टीज़ जो थी उन्होंने इसको रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, ये जो है फ़िरका वाराना जो चपकलिश है उसको जन्म देता है, और फ़िरका वारियत को हवा देता है ये राइट, इसलिए ये किसी को भी नहीं मिलना चाहिए। तमाम हिंदुस्तान के लोग हिंदुस्तानी हैं और तमाम इक्वल हैं, ये उनका नारा था, और इस बुनियाद पे उन्होंने इसको रिजेक्ट कर दिया। सो ये भी एक इख्तलाफी पॉइंट रहा, और इस पे भी कोई इत्तेफाक राय नहीं हो सका। दूसरा, इसमें मरकज़ में मुसलमान चाहते थे, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की डिमांड ये थी कि मुसलमानों को मरकज़ी जो कैबिनेट होगी और मरकज़ी जो असम्बली होगी उसमें 1/3 नशिस्तें दी जाएँ। जो कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली या जो लेजिस्लेटिव असम्बली होगी मरकज़ की, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असम्बली, उसमें मुस्लिम लीग की, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की ये डिमांड थी कि वहाँ पे मुसलमानों को 1/3 जो सीटें हैं वो दी जाएं। इस पे भी इख्तलाफ था, और जो एंटी मुस्लिम ऑल इंडिया मुस्लिम लीग लोग थे, जो दूसरे रिप्रेजेंटेटिव थे हिंदुस्तान की मुख्तलिफ पोलिटिकल पार्टीज से और मुख्तलिफ जो सोसाइटी के जो हिस्से हैं वहाँ से, उन्होंने इसको भी, और यही कांग्रेस का भी स्टैंड रहा, अगर वो शामिल होती तो उसका भी यकीनन यही स्टैंड होता, और उन्होंने इस बात को भी रिजेक्ट कर दिया कि मुसलमान जो हैं उनको उनकी आबादी के तनासब से जो है वो मिलना चाहिए, ना कि उनकी आबादी के तनासब से ज़्यादा उनको मिले नशिस्तें। इसके अलावा मुस्लिम लीग की या मुसलमानों की ये डिमांड भी थी कि मुसलमानों के लिए मखसूस कर दी जाए नशिस्तें, रिज़र्व कर दी जाएँ। इस पे भी इख्तलाफ था, ये भी उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया कि रिज़र्व सीटें नहीं होनी चाहिए, बल्कि सबको सब सीटों पे इलेक्शन लड़ने का हक होना चाहिए। जब तमाम हिंदुस्तानी इक्वल हैं तो फिर कोई हिंदू किसी सीट पे मुसलमान को कम्पीट कर सकता है, और कोई मुसलमान किसी हिंदू के ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ सकता है। मुसलमानों के लिए मखसूस नशिस्तें नहीं होनी चाहिए। तो ये एक और इख्तलाफी अमर था। तो बहरहाल इन चीज़ों पर जो है इख्तलाफ रहा, और ये मामले जो हैं वो हल नहीं हो सके। इसके बाद दूसरी हम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की तरफ आते हैं। ये दूसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का आगाज़ 7 सितंबर 1931 को हुआ, यानी 7 सितंबर 1931 को ये शुरू हुई, और मौलाना मोहम्मद अली जौहर इस पहली गोलमेज कॉन्फ्रेंस जो है, पहली जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है, उसके बाद उनकी वफ़ात हो गई, और तो उनकी जगह पे मुस्लिम लीग की तरफ से या मुसलमानों की तरफ से डॉक्टर अल्लामा इकबाल जो हैं उनको दूसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस में रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे भेजा गया। कांग्रेस की तरफ से गांधी ने कॉन्फ्रेंस में शिरकत की, उसने नुमाइंदगी की, और कॉन्फ्रेंस में जो अमूर तय पाए उनकी तफसील भी हम देखेंगे। लेकिन इस पीरियड में अब देखें ना, पहली जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है उसमें चूंकि गांधी और ऑल इंडिया कांग्रेस की क़यादत शरीक नहीं हुई, चूंकि उस वक्त वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चला रहे थे। तो अब जब ये कॉन्फ्रेंस बेनतीजा पहली कॉन्फ्रेंस ख़त्म हो गई, तो हुकूमत ने ये कोशिशें शुरू कर दी
कि कांग्रेस के साथ पैचअप किया जाए और उसको दूसरी कॉन्फ्रेंस जो है उसमें शामिल करने के लिए तैयार किया जाए। कांग्रेस और हुकूमत के दरमियान इरविन गांधी एक एग्रीमेंट हुआ, एक मुहदा हुआ और उस मुहदे के तहत हुकूमत ने तमाम जो कैदी हैं उनको छोड़ दिया, तमाम मुकदमात वापस ले लिए और इसी तरह गांधी और कांग्रेस ने दूसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस में शिरकत की हामी भरी। दूसरी कॉन्फ्रेंस जो है इसमें जो 7 सितंबर से शुरू हुई, इसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो इसका हिस्सा बनी और इसमें नुमाइंदगी जो है वो गांधी जी ने की। इस कॉन्फ्रेंस में वफाकी और अक़लियती अमूर के हवाले से कुछ कमेटियां तख्लीक की गई, कुछ कमेटियां बनाई गई। हिंदू मुस्लिम ताल्लुकात और वफाकी अमूर के हवाले से जो मसाइल थे उनको हल करने के लिए गांधी की सरबराही में 2 अलहदा कमेटियां जो हैं वो तख्लीक की गई, 2 अलहदा कमेटियां बनाई गई। गांधी की जो मुख्तलिफ उनका जो स्टांस था मुख्तलिफ अमूर पर, उनकी वजह से इस कॉन्फ्रेंस में भी कोई ख़ास पेशकदमी नहीं हो सकी और वो जो मसाइल थे वो ख़ास तौर पर हल नहीं हो सके। और ख़ुसूस तौर पर जब भी मुसलमानों की रहनुमाई के हवाले से या मुसलमानों के हकूक़ के हवाले से कोई बात होती है इस कॉन्फ्रेंस में, तो गांधी जी का जो फरमान था वो ये होता कि जी ये वो डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी के बगैर हिंदू मुस्लिम जो भी मसाइल हैं उनका कोई वो हल पेश नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी राय के बगैर ये पॉसिबल नहीं है। अक़लियती अमूर की कमेटी की तरफ से अक़लियतों के हकूक़ और मफादात की गांधी ने न सिर्फ मुखालफत की बल्कि इसको तोड़ने का हुक्म भी सादर फरमाया। ज़ाहिर बात है अक़लियत मुसलमान थे तो मुसलमानों के मफादात के लिए वो कमेटी जो भी सजेस्ट कर दी, उस कमेटी को न सिर्फ उन्होंने ख़त्म करने का कहा बल्कि उसके तमाम मुतालबात को भी नाजायज़ करार दिया। गांधी जी के इस रवैये की वजह से हिंदुस्तान के मुसलमानों, ईसाइयों, अछूतों और सिखों ने वहाँ मिल के एक समझौता किया जिसे सर आगा खान ने 13 नवंबर 1930 को पेश किया। इस मुहदे को गांधी जी ने कबूल करने से इनकार कर दिया। गांधी ने इस पर यह मौक़िफ़ इख्तियार किया कि चूंकि कांग्रेस बरसगीर के 95% लोगों को रिप्रेजेंट करती है, इसलिए वो इस समझौते को किसी सूरत में भी तस्लीम नहीं करेंगे। आप इसका अल्टीमेट जो रिज़ल्ट है इस कॉन्फ्रेंस का वो भी 0 है और इस पे भी किसी भी किस्म का कोई कंप्रोमाइज़ जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स और प्रॉब्लम्स थे हिंदुस्तान के, उस पर कोई भी पेशरफ्त नहीं हो सकी। फिर जब इसमें भी इस कॉन्फ्रेंस में भी नाकामी हुई तो फिर तीसरी एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है उसको बुलाने का फैसला किया गया। ये तीसरी जो गोलमेज कॉन्फ्रेंस है ये 17 नवंबर 1932 को शुरू होकर 24 दिसंबर 1932 तक ये जारी रही, लेकिन इसमें भी कांग्रेस ने शमूलियत इख्तियार नहीं की। कांग्रेस ने फिर इसका बाइकाट किया। कांग्रेस गोया सिर्फ एक कॉन्फ्रेंस जो दूसरी कॉन्फ्रेंस में उसमें शरीक हुई, इसके अलावा उसने किसी कॉन्फ्रेंस में शिरकत नहीं की। इसलिए चूँकि कांग्रेस ज़ाहिर बात है इसको हम कोई एक्सेप्ट करे या ना करे, कांग्रेस हिंदुस्तान की एक बहुत बड़ी पार्टी थी और उसके शमूलियत के बगैर कोई भी डिसीजन जो है वो पॉसिबल नहीं था। पहली कॉन्फ्रेंस में भी कांग्रेस ने शिरकत नहीं की, दूसरी कॉन्फ्रेंस में भी उसकी शिरकत नहीं हो सकी। इसलिए ये सारा जो एक इंसेंटिव था हुकूमत की तरफ से हिंदुस्तान के लोगों को किसी कंप्रोमाइजिंग पोजीशन पे लाने के लिए वो नाकाम हुआ और बहरान जो है वो वहीं का वहीं रहा। यानी गोलमेज कॉन्फ्रेंसों का इनकाद बुनियादी तौर पे हिंदुस्तान के जो आइनी बहरान था उसको ख़त्म करना था, उसका कोई सलूशन तलाश करना था। लेकिन हिंदू महासभा और दूसरी कॉन्फ्रेंस में महात्मा गांधी साहब का जो रवैया था उसकी वजह से ये सारा मसला जो है इस पे कोई भी पेशरफ्त नहीं हो सकी और ये मसाइल यूं के तूं रहे और इस तरह ये हुकूमत का एक जो अहम कदम था हिंदुस्तान के मामलात को, कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स को हल करने के हवाले से, वो नाकाम हुआ। ये हमारा आज का टॉपिक है। इंशाअल्लाह नेक्स्ट टॉपिक जो है उसके साथ फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे और मुझे उम्मीद है कि आपको ये हमारी जेस्चर जो है ये पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो आपको इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना चाहिए और मेरी हौसला अफजाई करनी चाहिए और आपको मुझे फ़ीडबैक भी देनी चाहिए कि मैं इसको मज़ीद किस तरह बेहतर कर सकता हूँ। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।